हाँ जी दोस्तों, तो सेकंड पार्ट को और कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। इसके अंदर आपको 8 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला सवाल आता है इस पार्ट के अंदर, जिसके अंदर बात की गई है कि ए ने ड्रॉ किया बिल ऑन बी, बी ने एक्सेप्ट किया बिल विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। बिल इज ट्रांसफर्ड टू सी विदाउट अगेन कंसिडरेशन, और सी ने ट्रांसफर किया डी को फॉर वैल्यू, मतलब यहां पे अब कंसिडरेशन आ गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा था कि जहां पे बिल जो ड्रॉ किया जाता है विदाउट एनी कंसिडरेशन किया जाता है, तो उसके अंदर हम देखते थे कि किसी भी पार्टी के पास कोई भी राइट नहीं होता किसी भी एक्शन के लिए, तो वो चीज हमने देखी थी। लेकिन अगर वहां पे वैल्यू आ जाती है तो उस केस में जिस पार्टी ने वैल्यू पे किया है उसके पास ऑब्वियस सी बात है राइट भी आ जाता है, और उस अपनी प्रायर सारी पार्टीज को सू कर सकता है अपनी राइट्स के लिए, अपनी जो भी उसकी रिकवरी है उसके लिए। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है सिनेरियो के अंदर वेदर डी कैन सू द प्रायर पार्टीज फॉर द बिल। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर इज यस, डी कैन सू द प्रायर पार्टीज ऑफ द बिल। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू यहाँ पे किया है फॉर इंडोर्समेंट। आगे वेदर द प्रायर पार्टीज अदर देन डी हैव एनी राइट ऑफ एक्शन इंटर से, तो आपने देखा था कि विदाउट कंसिडरेशन वाले सीन में किसी भी पार्टीज के पास जिसने भी कंसिडरेशन पे नहीं किया, कोई वैल्यू पे नहीं किया, उसके पास कोई राइट ऑफ एक्शन नहीं होता है। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि डी के अलावा बाकी व्यक्ति के पास राइट ऑफ एक्शन है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास कोई राइट ऑफ एक्शन नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। गिव योर आंसर इन रेफरेंस विद द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो आपके इसी चीजों को आपको विद रेफरेंस बताना है। तो आप यहाँ पे सेक्शन कोड करोगे, सेक्शन नंबर 43, उसके ऊपर की पूरी थ्योरी यहां पे कोट करोगे। सेक्शन 43 आपको क्या बात कहता था, उसके बाद आप पॉइंट 1 को लेके आओगे जिसके अंदर आप फैक्ट को रिलीज करोगे, और उसके बाद बताओगे कि बिल्कुल जी डी जो है वो सू कर सकता है अपनी प्रायर पार्टी विच इज ए बी एंड सी, क्योंकि डी के पास जो एक टाइटल आया है वो गुड टाइटल है और वो विद कंसिडरेशन है, मतलब उसकी कंसिडरेशन के बाद ही उसको वो टाइटल रिसीव हुआ है, या ऐसा कह सकते हो दिस पर्सन इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है ना। उसके बाद बात करते थे सेकंड पार्ट जहां पे वो बात कर रहा है कि राइट ऑफ एक्शन की। तो ऑब्वियस सी बात है बाकी पार्टियों के पास राइट ऑफ एक्शन नहीं होता है एज पर दी प्रोविजंस। नाउ अगला सवाल आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है मिस्टर वी ने ड्रॉ किया एक चेक ऑफ ₹11,000 और गिव टू मिस्टर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट। स्टेट विद रीजन वेदर मिस्टर बी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो आपको याद होना चाहिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। गिफ्ट में मिला हुआ चेक आपको होल्डर बनाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनाता। इसके ऊपर चर्चा हमने जस्ट पिछली वीडियो में की थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है कि क्या मिस्टर बी जो है वो इंटाइटल टू रिसीव है, मतलब इंटाइटल है अमाउंट को रिसीव करने के लिए बैंक से 11,000 रुपए। तो ऑब्वियस ही बात है होल्डर है और होल्डर के पास पोजीशन भी होता है और वो इंटाइटल टू रिसीव भी होता है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर है नहीं, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ होल्डर है। और दूसरे वाले का जवाब है हाँ, वो इंटाइटल्ड है, वो अमाउंट को रिसीव कर सकता है बैंक से जाके। तो सेक्शन नंबर 9 के अकॉर्डिंग आपको पहले यहाँ पे डेफिनेशन देनी है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में क्या जानकारी है, होल्डर के बारे में क्या जानकारी है, और उसके बाद आपको रिजल्ट बता देना है कि भाई साहब यहाँ पे जो चेक है उस केस में अगर गिफ्ट के तौर पे मिलता है तो वो होल्डर बनाता है, ना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स। एंड सेकंड पार्ट का जवाब कि हाँ जी, वो अमाउंट को इजिली रिकवर यहाँ पे कर सकता है। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है भोलेनाथ ने ड्रू किया एक चेक इन फेवर ऑफ सुरेंद्र। After having issued the check, Bholenath requested Surendra not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank in respect of the check issued to Surendra. Decide under the provision of the Negotiable Instrument Act whether the said acts of Bholenath constitute an offence. Section number 138. बताइए जी ऑफेंस के ऊपर क्या कहानी है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि भोलेनाथ ने एक चेक दिया सुरेंद्र को, और उसके बाद सुरेंद्र को कह दिया कि भाई साहब तुम इस चेक को प्रेजेंट नहीं करना क्योंकि मेरे बैंक में पैसे नहीं है, और साथ ही में बैंक को भी स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट इसने लगा दी जो भी इसका बैंक था। तो कहीं ना कहीं एक तरीका तो ये होता है कि इसको ये प्रेजेंट करता और वो फिर डिसऑनर हो जाता, उसके इसमें माना जाता कि बी ने यहाँ पे ऑफेंस कर दिया और सेक्शन 138 इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसने खुद ही इंटीमेट करके इसको रोक दिया है और बैंक को भी स्टॉप पेमेंट लगा दिया, मतलब ये चेक प्रेजेंट ही नहीं होगा, डिसऑर्डर होने का सवाल नहीं आता है। तो क्या इस केस में ये ऑफेंस में आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस केस में भी ऑफेंस के अंदर आएगा। ये रिक्वेस्ट करने से या इंटीमेशन दे देने से कि चेक को ना डिपॉजिट करो, मेरे पास फंड नहीं है, ये सारी बेकार की बातें हैं। आपका एक्ट ये कहता है कि भाई साहब अगर तुमने एक बार चेक काट दिया तो स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट तुम इशू कर दो बैंक को, सामने वाली पार्टी से भी रिक्वेस्ट करके सेटल कर लो, बट स्टिल तुमने एक ऑफेंस किया है और एस चाहे तो आपको इस ऑफेंस की सजा यहां पे दिला सकता है इजीली। सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी, जिसके अंदर आपने देखा था कि अप टू 2 इयर्स के आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन लगाया जा सकता है जितने का भी चेक होगा उसके 2 गुना अमाउंट का या फिर बोथ। ठीक है ना। तो इसलिए ये इंटीमेशन दे देना, पहले से लेटर दे देना, रिक्वेस्ट कर लेना, इस टाइप की चीजों से आप ऑफेंस के दायरे से बाहर नहीं आते हो। तो इस चीज के प्रोविजन को आपको यहाँ पर रिलेट करना है और एट दी एंड आपको बता देना है कि भाई साहब क्या होने जा रहा है, सेक्शन 138 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा और उसके अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी।
अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो बात करता है मिस्टर मुरलीधरन ड्रू अ चेक पेबल टू मिस्टर व्यास और ऑर्डर मिस्टर व्यास लॉस्ट द चेक एंड वाज नॉट अवेयर ऑफ द लॉस ऑफ द चेक। द पर्सन हु फाउंड द चेक फॉर्स द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर व्यास और इंडोर्स कर दिया उसने मिस्टर पार्शनाथ को एज द कंसिडरेशन फॉर गुड्स बाउट बाय हिम फ्रॉम मिस्टर पार्शनाथ। मिस्टर पार्शनाथ इनकैश कर दिया चेक को ऑन द वेरी सेम डे द ड्रॉई बैंक Mr. Vyas intimate the drawing bank about the death of the check after 3 days examine the liability of the drawing bank। तो drawing bank की आपको liability देखनी है तो यहाँ बेसिकली प्रोटेक्शन की बात हो रही है drawing bank का, जो आपने कॉन्सेप्ट देखा था कि कलेक्टिंग बैंक और पेई बैंक का, डिपॉजिटिंग बैंक का क्या उसके अंदर लाइबिलिटी अराइज होती है। तो ड्रॉई बैंक की यहाँ पे कोई लाइबिलिटी है कि नहीं है, तो सिंपली सी बात को समझो, सेक्शन नंबर 85 आपका एप्लीकेबल होगा, जो आपको ये कहता था कि भैया चेक अगर पेबल टू ऑर्डर है और उस केस में जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर है वो बंदा अगर बैंक चला जाता है तो ड्रॉई बैंक आराम से अपने उस ऑर्डर को डिस्चार्ज करेगा और उसके अगेंस्ट पेमेंट कर देगा। अगर चेक पेबल टू बियरर है तो बियरर इज ऑलवेज अ बियरर, तो मतलब वहां पे तो जो भी चेक अगर एक बार बैंक में प्रेजेंट हो गया और इफ इट इज अ बियरर चेक तो ऑब्वियसली बात है जो भी उसकी जिसके पास भी वो चेक होगा वही उसका मालिक माना जाएगा। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉड का, मतलब कि यहाँ पे फ्रॉड करते हुए सिग्नेचर किया गया और उसको फॉर्स द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर व्यास और इंडोर्स कर दिएगा दूसरे व्यक्ति को, उस बंदे ने इनकैश करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक को कहां से पता लगेगा कि सिग्नेचर की फॉर्जरी हुई है? तो बैंक के यहाँ पे ड्रॉई बैंक कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल भी नहीं, ड्रॉई बैंक यहाँ पे कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको एक चेक मिला जो कि प्रॉपरली इंडोर्स था, उसके अंदर प्रॉपरली सिग्नेचर थे, उसने उसके बेसिस पे चेक को रिलीज किया है, तो उसके अंदर कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है इस ड्रॉई बैंक के अगेंस्ट। तो सेक्शन 85 का रेफरेंस देते हुए आपको बताना है कि चेक पेबल टू ऑर्डर होता है तो क्या होता है, चेक पेबल टू बेयरर होता है तो क्या होता है। उसके बाद आप फैक्ट बताओगे और फैक्ट के बाद आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटेड सेक्शन 85 द ड्रॉई बैंकर इज डिस्चार्ज व्हेन it has made a payment against a check payable to order when it is purported to be endorsed by or behalf of the pay even though the signature of Mr. Wise is false the banker protected and it is discharged। बैंकर की कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, फर्जरी थी तो वो बैंकर को सपने नहीं आएंगे, आपको उसके लिए पहले कंप्लेन करनी चाहिए थी जो कंप्लेन आपने बाद में करी है। द ट्रू ऑनर मिस्टर व्यास कैन नॉट रिकवर मनी फ्रॉम द ड्रॉई बैंक इन दिस सिचुएशन। तो भाई साहब यहाँ पे मिस्टर व्यास जो है वो बैंक का कुछ ना बिगाड़ सकते। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है मिस्टर एस वेंकटेश ड्रॉ अ चेक इन फेवर ऑफ एम हु वाज 16 ईयर ओल्ड। 16 साल के व्यक्ति मतलब माइनर है, उसके अगेंस्ट में उसने एक चेक किया, एम ने सेटल कर लिया उसको अपने रेंटल के अगेंस्ट, एंडोर्सिंग द चेक इन फेवर ऑफ मिसेस ए द ओनर ऑफ हाउस इन विच ही स्टेड। द चेक वाज डिसऑनर्ड, मिसेस ए प्रेजेंटेड इट फॉर पेमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ फंड, एडवाइज मिसेस ए हाउ शी कैन प्रोसीड टू कलेक्ट हिज ड्यूज, मतलब अपने ड्यूज को वो कैसे कलेक्ट कर सकती है मिसेज ए। तो आपको इसके अंदर क्या देखना है, बेसिकली हुआ क्या है कि एक चेक है जो एस वेंकटेश ने बनाया, किसके लिए बनाया, एम के लिए बनाया। एम जो है वो यहाँ पे एक माइनर है, एम ने वो चेक जो है वो किसको दे दिया, अपने मकान मालिक को दे दिया जो कि मिसेज ए है। मिसेज ए ने जैसे ही इस चेक को बैंक में डाला तो चेक जो है वो इनएडिक्वेसी ऑफ फंड की वजह से क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब इन भाई साहब के बैंक में पैसे नहीं थे। अब नॉर्मल प्रोसीजर तो क्या होता है कि मिसेज ए जो है वो इनसे रिकवर करती हैं और ये भाई साहब जाके इनसे रिकवर करेंगे इस डिसऑनर के अगेंस्ट की ये कहानी होने वाली थी। बाद में जो इनएडिक्वेसी ऑफ फंड्स को लेके जो भी पेनल्टी वगैरह लगनी है वो तो एसवी के ऊपर लगेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मेन इशू क्या है कि ये जो पर्सन है ये माइनर है, तो माइनर है तो इसलिए इसके ऊपर तो कोई लाइबिलिटी अराइज होती नहीं है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो जो मिसेज ए है वो डायरेक्टली अपने ड्यूज को कलेक्ट करेंगी किससे, एस वेंकटेश से। मतलब इनके पास ये पावर आ जाती है कि अगर बीच की पार्टी माइनर है तो ऑब्वियसली बात है ये लाइबिलिटी के अंदर फॉल नहीं करता, इससे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं की जा सकती है। तो उस केस में मिसेज ए जो है वो डिसऑनर के केस में डायरेक्ट रिकवरी करेगी किससे जाके, जो हमारा चेक का ड्रॉअर होगा उससे डायरेक्टली रिकवरी की जा सकती है। इस टाइप का राइट मिलता है इन केस ऑफ माइनर। तो सेक्शन 26 को आपको इलैबोरेट करना है और उस केस में आपको माइनर का प्रोविजन को बताना है कि हाउएवर अ माइनर मे ड्रू, इंडोर्स, डिलीवर और नेगोशिएट सच इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो माइनर जो है वो आपको पता है कि भैया चेक जो है इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वो ड्रॉ भी कर सकता है, इंडोर्स, डिलीवर, नेगोशिएट कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो लाइबिलिटी होगी, जो बाइंडिंग होगी वो किसके ऊपर होगी, सभी पार्टीज पे होगी उसको छोड़ के। तो उसी तरीके से एम यहाँ पे लाइबल नहीं रह जाएगा और मिसेज ए को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिस्टर एस वेंकटेश से अपने ड्यूज की रिकवरी करनी पड़ जाएगी डायरेक्टली। चलिए जी, अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो बात कर रहा है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो आपको सारी सिचुएशन बतानी है नॉन एक्सेप्टेंस के अंदर किस किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा डिसऑनर हो सकता है और एक्सप्लेन करना है द कॉन्सिक्वेंसेज इफ द चेक गेट डिसऑनर्ड फॉर द इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। इनसफिशिएंसी की वजह से अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज आपको किसके बताने पड़ेंगे, सेक्शन 138 के बताने पड़ेंगे, जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि क्या पनिशमेंट मिलती है, वही 2 साल और 2 गुना चेक या फिर बोथ।
चलिए जी, तो पहले सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 91 आपको बताएगा कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि जहां पे आपने जो ड्रॉई है उसने 48 घंटे का ना एक्सेप्ट नहीं किया या फिर उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अगर इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉई ने एक्सेप्ट ही ना किया 48 आवर्स के अंदर, जो कि नॉर्मल टाइम दिया जाता है एक्ट के अंदर, या फिर उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं जी हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो मान लिया जाएगा कि नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर यहां पे हो चुका है, पहला। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन वन ऑफ दी सेवरल ड्रॉइज नॉट बीइंग अ पार्टनर मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय में से अगर बहुत सारे ड्रॉई में से किसी एक ड्रॉई ने भी अगर डिफॉल्ट कर दिया एक्सेप्टेंस के अंदर, तो मान लिया जाएगा ये भी डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अगर ड्रॉई हमारा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस करता है, क्वालिफाइड में आपने देखा था कि चेंजेस कर देता है, हमने उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया था, उसने इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस कर दी, कोई भी क्वालिफिकेशन डाल दी कि भैया मैं इस जगह पे पेमेंट करूंगा, इस दिन के बाद चेक पेमेंट करूंगा, इतनी ही पेमेंट करूंगा, इस मोड से पेमेंट करूंगा वगैरह वगैरह, किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस अगर कर दिए तो माना जाता है वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, और उस केस में वो माना जाता है कि डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो चुका है। उसके बाद हमने देखा था कि व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज, जहां पर हमने देखा था कि कोई जेन्युइन सर्कमस्टांसेस है जहां पे कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, उसको एक्सक्यूज दिया जाता है फॉर जेन्युइन सर्कमस्टांसेस। तो हमने उसमें देखा था कि वो सर्कमस्टांसेस जब आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस की प्रेजेंटमेंट देनी है, और फॉर टाइम बीइंग वो क्या माना जाएगा, अगर वो नहीं दिया गया तो वो डिसऑनर हो जाएगा बाय नॉन एक्सेप्टेंस। और उसके बाद देखा जाता था कि जब ड्रॉई जो है हमारा वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में भी डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस अपने आप ही हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारा चेक डिसऑनर हो गया इनसफिशिएंसी की वजह से, तो क्या होगा, सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कि आपको कहता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, और चेक के 2 गुना का आपको फाइन लगाया जा सकता है, या फिर बोथ। तो इस टाइप से आपके इसके पूरे प्रोविजंस को आपको यहाँ पे कोट करना है। अगला सवाल आता है कि रामन एग्जीक्यूट के एक प्रोविजन नोट इन बिल इन दी फॉलोइंग फॉर्म, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ। इस तरीके से उसने प्रोविजन नोट का एक फॉर्म किया। आपको बताना है कि क्या ये प्रोविजन नोट जो है ये वैलिड प्रोविजन नोट है। तो देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी है, इन्होंने लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ। अब ये कब बना रही है, इसके बारे में कोई डेट लिखी है, बिल्कुल भी नहीं लिखी है। अच्छा जी, किसको पेमेंट दी जाएगी, क्या वो लिखा है, वो भी नहीं लिखा। तो अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ना लिखा हो कि पेई कौन है, नंबर 1, और दूसरा ना लिखा हो कि डेट क्या है, तो उस केस में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बन जाता है अपने आप में बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब प्रोविजरी नोट जो है वो कभी भी बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा आपको आरबीआई कहता है, आरबीआई एक्ट जो है वो मना करता है कि प्रोविजरी नोट जो है वो कभी भी बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है। तो इन सभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो ये प्रोविजरी नोट बनाया गया है, क्या ये वैलिड है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है ये इलीगल एज पर आरबीआई एक्ट, एंड हेंस इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, चलिए, तो इसी चीज को आपको लिखना है कि डेट और नेम ऑफ पे जो है वो मिसिंग थे, तो इसलिए बन गया कि हमारा बियरर इंस्ट्रूमेंट, और आरबीआई एक्ट जो है वो कहता है कि प्रोविजन नोट जो है वो कभी भी पेबल टू बियरर नहीं हो सकता, तो इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, कह रहा है सी ने इशू किया एक चेक 55,000 है जीरो के हिसाब से, बट कॉमे के हिसाब से आप इसको लाख पढ़ सकते हो, आप इसको जो मर्जी पढ़ लो, ये कुछ मिसप्रिंटिंग टाइप से है, बट इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एक अमाउंट है जिसका एक चेक इशू किया गया है इन फेवर ऑफ डी, सी हैज सफिशिएंट अमाउंट इन दिस अकाउंट विद द बैंक, चेक वाज प्रेजेंटेड विद इन चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम, चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया टू द बैंक फॉर पेमेंट, एंड बैंक इन द मीन टाइम सी बिकम बैंकरप्ट, डिसाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1881 वेदर डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी, क्या जो डी है वो सी से अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो आपको ध्यान करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 84, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, जहां आपने क्या देखा था कि सपोज करो कि सी ने एक चेक दिया डी को, ठीक है, और सी के बैंक में उतने पैसे पड़े हुए थे, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, यही 55 लाख इसको मैं मान लेता हूँ, इतने पैसे पड़े हुए थे 55 लाख का, इसको एक चेक दिया गया, इस भाई साहब ने इसको प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, और उतने टाइम बिंग जब तक इसको प्रेजेंट नहीं किया गया, सी ने अपने बैंक में उतने पैसे मेंटेन करके रखे हुए थे, बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया, बेसिकली बैंक का दिवालिया निकल गया, बैंक में पैसे फंस गए, डूब गए सी के, ठीक है। अब अगर बैंक में इस 55 लाख को डूब गए हैं, मतलब बैंक ये लेके भाग गया, बैंक बंद हो गया वगैरह वगैरह, किसी भी क्राइसिस की वजह से बैंक में इसके 55 लाख रुपए फंस गए, किसके, सी के फंस गए। क्यों फंसे हैं ये, क्योंकि डी ने अगर इसको प्रेजेंट कर दिया होता तो ऑब्वियसली बात है पेमेंट डी को हो गई होती, बात ही खत्म हो जाती, पैसे ना रहते, ना कोई दिक्कत होती, डी को अपनी जो उधारी थी वो मिल जाती, लेकिन यहाँ पे डी ने प्रेजेंट नहीं किया, इसके वजह से 55 लाख रुपए फंस गए। तो उसके बाद कह रहा है डी कि क्या ये डी जो है वो फर्दर बाद में जाके सी से रिकवर कर पाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा था सेक्शन नंबर 84 कहता है कि अगर कोई भी पैसे इस तरीके से बैंक में फंस जाते हैं जिसके अंदर डी का डिफॉल्ट था, कि डी ने रीजनेबल टाइम के अंदर उसको प्रेजेंट नहीं किया है, तो उस केस में माना जाता है कि बैंक से अब जो पैसे रिकवर करेगा वो डी ही रिकवर करेगा, डी सी को नहीं मांग सकता पैसे, सी से डी जो है वो पैसे नहीं मांग सकता है, सी एक तरीके से डिस्चार्ज माना जाएगा अपने डेट्स के लिए,
सी जो है वो डिस्चार्ज माना जाएगा अपने डेट्स के लिए। सी से पैसे किसी भी तरीके से डी जो है वो रिकवर नहीं कर सकता। डी रिकवर करने के सारे प्रयास करेगा किससे? अपने बैंक से। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन था जो यहाँ पे बताता था और इसी चीज को आपको यहाँ पे कोट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको हमने पीछे पढ़ा भी था और इसका एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या कह रहा है? सेक्शन 84 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट चेक should be presented to bank within reasonable time. If check is not presented within reasonable time, meanwhile the drawer suffers the actual damage. अगर वो प्रेजेंट नहीं किया गया और ड्रॉअर को उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, जैसे कि बैंक में पैसे उसके डूब गए, the drawer is discharged to the extent of such actual damage. जो ड्रॉअर है वो जितना भी उसका नुकसान होगा उसके लिए वो डैमेज के लिए नुकसान मतलब डिस्चार्ज माना जाएगा अपने डेट से। अब यहाँ पे क्या है, 55 लाख रुपए उसको डूबे हैं लेट सपोज, तो 55 लाख रुपए ही उसका डेट था, तो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। इनकेस अगर ऐसा होता कि बैंक में 50% डूबा 50% मिल गया, तो उस केस में जो सी है वो 50% डी को दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना उसका नुकसान होगा उतना ही लेस किया जाएगा। दिस वुड बी सो इफ द चेक वुड हैव बीन पास्ड इफ इट वाज प्रेजेंटेड विद अ रीजनेबल टाइम एज पर सेक्शन 84 सबसेक्शन 2 इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज द रीजनेबल टाइम रिगार्ड शैल ही हैड टू बी। तो आपको देखना होता है कि इंस्ट्रूमेंट का नेचर किस तरीके से है, यूज ऑफ ट्रेड एंड द बैंकर्स क्या है, फैक्ट्स क्या है उस पर्टिकुलर केस के, इस बेसिस पे, इन सभी के बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए। सिंपली चेक के फॉर्म में अगर देखते हैं तो हमें कहते हैं कि 3 महीना जो होता है उसका रीजनेबल टाइम होता है। द ड्रॉअर विल गेट डिस्चार्ज बट द होल्डर ऑफ द चेक, मतलब कि जो होल्डर ऑफ द चेक जो कि डी है वो माना जाएगा कि वो क्रेडिटर है बैंक का, मतलब इन प्लेस ऑफ ड्रॉअर, मतलब वो सी से पैसे नहीं लेगा बल्कि किससे पैसे लेगा, बैंक से पैसे रिकवर करेगा। He will be entitled to recover the amount from the bank, section 84 subsection 3. In the above case, drawer that is C has suffered a damage as check was not presented by D with a reasonable time. Hence, C will get discharged. C जो है वहां पे डिस्चार्ज हो गया अपने हेड से, but D will be the creditor of the bank for the amount of the check and can recover the amount from the bank. तो ये सिंपल तरीके से आपको इसको एलैबोरेट कर देना है कि भाई साहब जो डी है वो बैंक से अब पैसे रिकवर कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसके अंदर हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, पूरे एक्ट को समझा, उसके बाद हमने प्रैक्टिस की इसकी। होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझ में आई होंगी और प्रैक्टिस करने के बाद आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो आपने पढ़ा था उससे। ऑब्वियसली मैंने सारे आंसर को प्रॉपरली रीड नहीं किया है सभी आंसरों को, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें काफी हद तक वही थी जो आपने लॉ के अंदर पीछे पढ़ी है, जिसको आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया था। तो अगर आपने वो सारी चीजें अच्छे से रिलेट कर रखी तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन पे आना और माइंड में फ्रेम करना होता है कि आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम के अंदर। आंसर प्रेजेंट करने का इकलौता तरीका यही होता है कि पहले आप डिसाइड करो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपका कौन सा सेक्शन उसके अंदर फॉल हो रहा है। उस सेक्शन के पूरे आप जो आपके लॉ की कंटेंट है उसको आप पहले एलैबोरेट करते हो। उसके बाद उस सेक्शन से, उस पर्टिकुलर एरिया से, उस पर्टिकुलर से आप अपने फैक्ट को, जो आपका क्वेश्चन की स्टडी का फैक्ट है, उसको रिलेट करते हो और रिलेट करने के बाद अपना फाइनल कंक्लूजन आप सुनाते हो। तो बेसिकली इन 3 स्टेप के अंदर ही आपका काम होता है, जो कि केस स्टडी को किसी भी तरीके से एलैबोरेट करता है किसी भी एक्ट के अंदर। तो उसी पैटर्न पे आपको अपने आंसर को मार्क करना है, अपने आंसर को लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। होपफुली आपको चीजें सही से समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे किसी और चैप्टर, किसी और एक्ट के साथ, किसी और कंटेंट के साथ जो आपको ऐसे ही मदद पहुंचाएगा जैसे कि आपको ये पहुंचा रहा है। चलिए जी, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी मच गुड एंड फाइन। कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई भी आपकी इश्यूज होती है तो आप कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं और उस पर ध्यान रखते हुए उसको कोशिश की जाएगी कि कमेंट में दूर की जाए। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो आने वाली वीडियोस के अंदर उसको दूर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।